आदाब नाज़रीन, मैं हूं वहीद जिलानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम महकती सुबह। जैसा कि आपको मालूम हो कि हर सुबह एक ख़ास मेहमान को हम दावत देते हैं अपने इस ब्रेकफास्ट शो में। आज हम बेहद खुशनसीब हैं, हमारे अदब से वाबस्ता एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी शख्सियत आज हमारी दावत कबूल फरमा कर यहाँ हमारी ज़ीनत बने हैं। जो शायर हैं, अदीब हैं, तनकीद निगार हैं, तर्जमाकार हैं, प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद आज़ुर्दा ज़मा। ज़मा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, आपने टाइम दिया और हमारी टीम की तरफ से आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बल्कि मुझे आपका इस्तकबाल करना चाहिए। यू आर यंगस्टर्स बिकॉज यू आर द फ्यूचर। आपको आगे चलना है। जी जी, हम तो वाइंड अप कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इसमें हमारा जो फॉर्मेट है प्रोग्राम में, जो भी शख्सियत हम यहाँ दावत दे के बुलाते हैं, वो ये हमें मालूम है कि आप कश्मीर से हैं, इस सरज़मीन से हैं, लेकिन फिर भी हमारे देखने वालों की दिलचस्पी के लिए आपसे इस्तदा है कि अपनी इब्तदाई तालीम, पैदाइश वगैरह के बारे में कुछ फरमाएं। ऐसा है कि आप छोटे हैं, आपको मालूम नहीं कि एक ज़माने में तकरीबन आधा कश्मीर पंजाब में होता था काम के हवाले से। मेरे वालिद भी अमृतसर में बहुत रहे जी, और ये इत्तेफाक है कि उस वक्त मेरी वालिदा अमृतसर में थी जब मेरी पैदाइश हुई 1945 में जी, और फिर 47 हुआ, पंजाब ढाई हो गया। कौन कहाँ चला गया, किसको कौन सा रास्ता मिला। अब कश्मीर का मामला यह है कि जो कश्मीरी होते हैं, कश्मीरी हैं और कश्मीर में रहते हैं, उनका ऑब्सेशन होता है कश्मीर। यहाँ का कश्मीरी शाल फरोश मारवाड़ी से पहले कलकत्ता गया जी, लेकिन मारवाड़ी वहां जाकर के रह गया, बस गया, लेकिन कश्मीरी नहीं रहा। 2-3 महीने काम किया और फिर उसके बाद आता था, वो पैसे खर्च करता था, फिर पता नहीं कैसे सफर खर्चा तैयार करके, माल तैयार करके दोबारा जाता था। तो हमारे वालिद को भी ऑब्सेशन था कश्मीर का। 47 में लाहौर 16 मील दूर था जी, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो जा रहे थे उस वक्त वो तो उसी तरफ को रुख कर रहे थे, लेकिन ये कश्मीर आ गए जी, और उसमें ये भी था कि मुझे बचाने के लिए। और जैसा कि मैंने उनसे सुना है कि लूट मार हर तरफ चल रही थी, बाजार बंद पड़े थे, दुकानें लुटी हुई थी। बल्कि मेरी वालिदा कहती थी कि जब हम स्टेशन तक आए तो वो मेहंदी, चाय, नमक, शक्कर, क्या क्या ये उसमें चल के आए हम जी, स्टेशन तक। और फिर किसी तरह से जम्मू पहुंचे। जम्मू में फिर झगड़ा शुरू हो गया, लेकिन किसी सूरत से कोई उनको गाड़ी मिली उस जमाने में जिसने उनको श्रीनगर पहुंचाया। बहरहाल ये मेरी पैदाइश। और ये उसके बाद हम दोबारा अमृतसर गए, बल्कि मुझे याद है 53 में भी हम वहाँ थे। तो फिर मेरी तालीम और तरबियत कुछ ऐसी कि यहाँ एक इस्लामिया प्राइमरी स्कूल था हमारे मोहल्ले के करीब ही, रेनावारी में जी। तो वहाँ एक हमारे हमसाया पढ़ाते थे, उनका नाम था सईद अहमद शाह। अहमद साहब कह के सब पुकारते थे। वो मुझे ले गए स्कूल में, और उस ज़माने में शायद 6 साल की उम्र में जाते थे बच्चे या 5 साल की उम्र में। वो मुझे ले गए 4 साल का था मैं, और इस तरह से मेरा स्कूल में इंदराज हुआ कि वो छोटी अव्वल बड़ी अव्वल उस ज़माने में होती थी, अब तो नर्सरी केजी वो क्या होता है। तो शशमाही पे मुझे सेकंड में प्रमोट किया गया और सालाना इम्तिहान पे 3rd में। अच्छा। बल्कि जो मेरे साथ पढ़ते थे कभी कभी उनको ताज्जुब होता था कि हम लोग रिटायर हो गए और ये अभी सर्विस में है, क्योंकि वो 3 साल काउंट नहीं करते थे। बहरहाल वो उस जमाने में अच्छा प्राइमरी स्कूल था। उसके बाद हम मिडिल और हाई क्लासेस के लिए हरी सिंह हाई स्कूल गए जी। ये माना हुआ स्कूल था उस जमाने में, रेनावारी में था और अब भी है। अब शायद हायर सेकेंडरी हो गया हो। तो यहाँ डलगेट से लड़के आते थे, वहाँ ज़ुकुरा से आते थे, दरगाह के सभी वो बांडे वगैरह वो हमारे साथ के पढ़े हैं। उधर नौशहरा से आते थे, बड़ा प्रोमिनेंट स्कूल था, एंड देन स्पेशली
विंटर स्पोर्ट्स की वजह से उसकी बड़ी अहमियत थी, बड़ी अहमियत थी। तो यूं मैंने मैट्रिक किया, शुरुआत किया मैंने, खात्मा भी उसी के साथ किया। मैं कॉलेज गया, फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया। आई टुक टू सर्विसेज जब मैं 14 साल का था। अच्छा। फिर महकमे बदले, फिर वो पढ़ने के लिए, उस जमाने में आप लोग छोटे हैं, आपको अंदाजा नहीं है, ये उस वक्त ब्रिटिशर्स का एक कानून था, तरीका था कि प्राइवेट कोई नहीं पढ़ सकता था। अच्छा। सिर्फ 2 प्राइवेट तौर पे इम्तिहान दे सकते थे, या तो विमेन कैंडिडेट होती, उसको इजाजत थी, या टीचर कैंडिडेट। अच्छा। मेल अगर टीचर न होता तो वो कोई इम्तिहान प्राइवेट नहीं दे सकता था। यूं मैं फिर इसमें आया, एजुकेशन में कई महकमे बदल के। बहरहाल तो मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट 1964 में गवर्नमेंट हाई स्कूल गूल में हुआ। अच्छा। उस जमाने में आर एल बसूर थे डिप्टी डायरेक्टर। आर एल बसूर आपने शायद उनकी किताब देखी होगी, अंग्रेजी के थे, और उनका ग्रामर जो है आर एल बसूर का, एक जमाने तक उसको स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाते रहे जी, अंग्रेजी ग्रामर। तो वो मिले, मैंने उन्होंने कहा अरे बहुत अच्छी जगह है, बिल्कुल कश्मीर जैसा है। ये नहीं कहा कि वो रामबन से 54 किलोमीटर दूर है, और कभी कभी 54 और कभी सिर्फ वो 22 या कुछ इतने किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ, जब मैं गया वो पहली बार, तो वहाँ धर्मकुंड तक मुझे गाड़ी मिली जी, और उसमें मैंने कहीं लिखा है कि पहली बार मुझे एहसास हुआ गाड़ी में सफर करने से बेटर है कि आदमी पैदल चले, क्योंकि उसमें हर वक्त खतरा रहता था, अगर नीचे लुढ़क गई गाड़ी तो फिर क्या बनेगा। बहरहाल फिर मैंने 1-1.5 साल वहाँ गुजारे, फिर 65 हुआ, फिर मैं सुमड़ के रास्ते से आया उधर रामसू तक, बनिहाल तक। तो उसके बाद मेरा तबादला हुआ यहाँ, ये चलता रहा 1973 तक। सर मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरी मालूमात है आपके बारे में, 10वीं के बाद ही आप रोज़गार की तलाश में चल पड़े, और गमे रोज़गार लेके फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना एक बहुत बड़ी बात उन दिनों आज भी है और उन दिनों भी होती थी। ये आपने बैलेंस कैसे किया? एक इंसान के लिए एक बहुत मुश्किल काम। बात मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि मैं जब 4th प्राइमरी में पढ़ता था, अच्छा, डॉक्टर मुजफ्फर जमान द्राबू और एक डॉक्टर इकबाल हसन, ये अमृतसर में मेडिसिन के स्टूडेंट्स थे, MBBS कर रहे थे। हर हफ्ते ये सैटरडे को हमारे यहाँ आते थे, हफ्ते को। मेरी वालिदा इन्हें जल्दी कुछ खिलाती पिलाती थी तो ये जाते थे, नहीं हमारा एग्जाम है, वो है, ये है। जब से मैंने ये सोच रखा था कि मैं भी यही करूंगा। अच्छा। चुनाचे उस जमाने में मुझे याद है, कहीं होंगे वो नोट्स अब भी, कि मैं बीमार हो जाता तो मैं उसके सिम्टम्स नोट करके रखता, अपने तौर पे जो मुझे ख्याल आता कि किस वजह से हुआ तो मैं वो इटियोलॉजी नोट करके रखता, फिर ट्रीटमेंट क्या होता था वो भी नोट करके रखता था। आई वाज वेरी पर्टिकुलर उसके लिए। बहरहाल जब मैं 11th में जब मैट्रिक पास किया तो SP कॉलेज गया, मैंने फॉर्म भरा, वो मेडिकल स्ट्रीम में, मुझे याद है 14 नंबर शायद वो निकला मेरा वो नाम। अच्छा। घर में कुछ ऐसा था कि हम आसुदा हाल तो नहीं थे उस वक्त, तो सब कुछ बिगड़ चुका था, लेकिन हमारे वालिद के एक दोस्त थे हाजी असदुल्ला, मेरे वालिद ने अपना पश्मीने का कारोबार उनके सुपुर्द एक जमाने में किया था, तो उसको रिपे करने के लिए, उसके तशक्कुर के लिए वो आए, मुबारकबाद दी, अपना तांगा था उनका, तांगे पे आए जी। उन्होंने मेरा सूट सिलवाया। अच्छा। अरे नया जूता खरीदा गया, पैसे भी दिए गए। मैं जब कॉलेज गया फीस जमा करने के लिए, मुझे फीस जमा करना थी, वो मेरी जेब में थी, लेकिन मैंने बजाय इसके कि मैं उस कैश काउंटर पे जाऊं, मैं बाहर ग्राउंड की तरफ आया, वहां एक बेंच था, उस बेंच पे बैठा। मैंने सोचा मेरे वालिद उमर रसीदा हैं जी, भाई छोटे हैं और बहन है छोटी, तो अगर मैं यहां पढ़ूं इसका ये मतलब है कि मुझे अभी 2 साल तो यहां FSC करने में लगेंगे जी।
उसके बाद अगर MBBS के लिए मैं गया तो 5 साल, और इसका ये मतलब है कि कमाई मेरी 7 साल बाद होगी। तो घर का क्या बनेगा 7 साल तक? मैंने कहा नहीं, ये गलत है। मैं वापस घर चला आया। मैंने अपने वालिद से कहा कि मुझे नौकरी करना चाहिए। तो मेरे वालिद नहीं मुस्कुराए। जहां दीदा थे बहुत कुछ देखा था। तो खैर अगले दिन वो मुझे अपने एक रिश्तेदार के यहाँ ले गए, सैयद काजिम शाह उनका नाम था। इत्तेफाक है कि डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री उनका दोस्त था, या उनकी जान पहचान थी, मे भी ऑफिशियल जान पहचान थी। वो मुझे अपने साथ ऑफिस लिया है, किसी से कह के रखा जब डॉक्टर मोहिद्दीन आएगा मुझे बता देना। डॉक्टर मोहिद्दीन डायरेक्टर का नाम था। और जब वो मीटिंग से उतरे तो इन्होंने उनको पकड़ लिया कि मेरा भांजा है या क्या है। वह उसने ला करके मुझे ट्रेनिंग क्लास में रख दिया। वो ट्रेनिंग क्लास का इंचार्ज कहने लगा, डॉक्टर एंदर थे। एंदर ने कहा कि ये तो बिल्कुल बच्चा है। कहा कोई बात नहीं, वो दूध के लिए अलाउंस रखेंगे, बढ़ेगा। वो बहुत छोटा था, मैं उम्र तो 14 साल की थी, लेकिन अदरवाइज भी मैं कोई बड़ा नजर नहीं आता था। तो उसके बाद फिर मैंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम किया, ओरिएंटल कॉलेज गया, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ने के लिए मुझे एजुकेशन में आना पड़ा। और यूँ मैंने BA किया और फिर वो MA किया। और BA का मुझे याद है जब मैं गूल में था तो मैं पढ़ता था, एक ऐसा भी हुआ वहाँ वो वाकया के शायद रास्ता बंद हो गया, क्या हुआ, न मिट्टी का तेल मिला न कुछ। तो वो एक, उसको कश्मीरी में लश कहते हैं, वो एक कानीफर या कौन सा दरख्त होता है, उसकी जो वो बहुत ही नहीं क्या कहना चाहिए, होती है उसको लकड़ी वो एकदम आग पकड़ती है। तो और उसमें वहां एक ये चुमनी जैसी बनी रहती थी दीवार में कि उसमें वो जलाते थे और मैं उसमें पढ़ता था। तो फिर मैं यहाँ आया, मैंने MP हायर सेकेंडरी स्कूल में काम किया। तो इस दौरान मैंने B.Ed भी किया। तो उसमें मैंने MA किया और MA मैंने टॉप किया। और ये अजीब बात है कि जब मैंने MA किया, पहले तो मैं फिलोसफी में MA करने के लिए गया था, लेकिन मेरे वालिद बीमार थे जिसकी वजह से मुझे वो छोड़ देना पड़ा। और ये उर्दू चूंकि हम इसको बस घर की चीज समझते थे, चलो ये कुछ नहीं है, तो मैंने वो MA उर्दू का इम्तिहान दिया। और आपको ताज्जुब होगा, एक और आदमी था जिसने मेरे साथ MA किया है, उसका नाम था मुस्तफ़ा जी। वो सफापुर का था, उस वक्त जेल में था। 2 ही फर्स्ट क्लासेस हुए, एक मैंने टॉप किया था और दूसरे वो, बाकी सब सेकंड क्लास ने वो जो डिपार्टमेंट के थे। और आप सबको ये बता दूं क्योंकि फिल्म से भी उनका ताल्लुक है और टेलीविजन से भी, बशीर बडगामी मुझसे 1 साल पहले MA कर चुके थे। अच्छा। वो भी फर्स्ट क्लास में, उसने भी टॉप किया था। अच्छा। तो बहरहाल इस तरह से चलता रहा। फिर 73 में 71 में मैंने MA किया, 73 में मेरा यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट हुआ। सर यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोफेसर आज़ुर्दा से दोबारा गुफ्तगू करेंगे। आपका एक बार फिर स्वागत प्रोग्राम महकती सुबह में। मैं हूँ आपका होस्ट वहीद जिलानी और आज हमारी ख़ास शख्सियत हैं प्रोफेसर जमा आज़ुर्दा साहब। सर, यूनिवर्सिटी का जिक्र फरमाया आपने, यूनिवर्सिटी में आप खासकर कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो आप बहुत सारे ओहदों पे फाइज रहे, बहुत सारा वक्त गुजारा आपने यूनिवर्सिटी। आपके और यूनिवर्सिटी के दरमियान जो पीरियड गुजरा, कुछ यादें आपको खट्टी मीठी वो हमारे साथ शेयर करना चाहिए। एक बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि यूनिवर्सिटी जो है ये कभी मुकम्मल नहीं होती, हमेशा बनती रहती है। अच्छा। नए डिपार्टमेंट्स खुलते रहते हैं, कुछ स्कॉलर्स रिटायर हो जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं। मुझे याद है, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि एक जगह नई यूनिवर्सिटी बन रही थी, उसका पायलट जो था प्रोजेक्ट का वो मीरपुर का था। मैं जब उनके पास जस्ट देखने के लिए गया तो मैंने कहा कौन से सब्जेक्ट्स आपने? कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, दिस दैट। मैंने कहा व्हाट अबाउट लैंग्वेजेस, व्हाट अबाउट हिस्ट्री, व्हाट अबाउट कल्चर? कहा उसमें स्टूडेंट ही नहीं आता। तो मैंने कहा कि आपको किसने बताया कि कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए होती है? स्टूडेंट आता है जाता है, यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स के लिए होती है। बिल्कुल। आपको बेस्ट स्कॉलर्स जो दुनिया में मिलेंगे उनको ले आइए जी, उनकी शोहरत को देख के
उनकी नॉलेज को देख के लोग आएंगे और पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट्स। इस तरह से यूनिवर्सिटी को नहीं देखते। वेल, ये मेरे माइंड में पहले से था। बल्कि यूनिवर्सिटी में मैं मुख्तलिफ जगहों पे रहा, यानी कई जगह मैंने कंट्रोलरशिप तकरीबन 8 बार मैंने कहा कि मैं नहीं करूंगा, आई एम नॉट कट फॉर इट। रजिस्ट्रारशिप के लिए भी 1 बार मैंने मना किया है, लेकिन लाइब्रेरियन मैंने वो एक्सेप्ट करना पड़ा। लाइब्रेरियन रहा मैं 3 टर्म्स डीन रहा और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का हेड रहा। कश्मीरी का भी मैं हेड रहा, उर्दू के भी रहे। उर्दू का तो खैर मैं, क्योंकि सैलरी मैंने हमेशा उर्दू से ली, मैंने कहीं और से सैलरी नहीं ली। जी जी। और फिर हमने देखा यूनिवर्सिटी को, हमने बनते देखा। यानी आपको ताज्जुब होगा कि जब हमने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था 73 में, कितने थोड़े से डिपार्टमेंट्स थे। एक एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग उधर थी, उसी में नीचे कॉमर्स भी था जी, उसी में किसी तरह से कोई और डिपार्टमेंट भी, शायद इकोनॉमिक्स भी था, और उसी में कंट्रोलर का दफ्तर भी था, उसी में रजिस्ट्री भी थी, उसी में वीसी भी बैठता था। ये लाइब्रेरी भी उसी में थी, उसी बिल्डिंग में। जी जी। जिसमें बाद में एग्जामिनेशन का आया। आजकल तो, की इकबाल लाइब्रेरी तो बाद में, अरे वो तो बाद में बनी, वो बन हाँ। रही थी। अच्छा, और इसी तरह से मैं आपको क्या बताऊं कि ये जो इतने डिस्टेंस एजुकेशन तो हमारे सामने खुला, कश्मीरी डिपार्टमेंट हमारे सामने खुला, और कितने ये मास कम्युनिकेशन। यूनिवर्सिटी को जवान और फलते फूलते देखा है, हमने इसको शुरुआत से देखा है, उभरते देखा है, ग्रो होते देखा है, हम गवाह हैं इसके। लेकिन एक बात है कि वो टीचर बहुत डेडिकेटेड थे उस जमाने के, चाहे यहाँ के थे चाहे बाहर के थे जी, तो बहुत डेडिकेटेड थे। वो ये नहीं देखते थे कि 4 बजे डिपार्टमेंट बंद होना है, 10 बजे खुलना है, बल्कि उससे पहले आते थे और उसके बाद वो जाते थे। स्पेशली साइंसेस में भी मैंने देखा है कि जब जूलॉजी में दास को बुलाया गया, डॉक्टर दास को, या इसी तरह से बॉटनी में हमारे यहाँ अपने लोग भी, पी काचरू थे या उधर फतेदार वगैरह थे जी, तो ये लोग तो निकलते ही नहीं थे डिपार्टमेंट से। और यूनिवर्सिटी का कम तादाद होने के बावजूद, कम लोग होने के बावजूद, यूनिवर्सिटी का एक वो था, वो कहना चाहिए कि स्टेटस। और फिर एक और बात मैं बताऊंगा कि रिसर्च के एतबार से हमारी यूनिवर्सिटी जो है, कश्मीर यूनिवर्सिटी, ये बड़ी इस सेंस में डेवलप्ड थी कि इसका शोहरत था। हाँ, यहाँ के ग्रेजुएट्स, यहाँ के पोस्ट ग्रेजुएट्स, यहाँ के पीएचडीज, उनकी बड़ी कदर होती थी बाहर जी। और अब आज मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं इसमें नहीं हूँ जी जी, लेकिन क्योंकि और यूनिवर्सिटीज बढ़ गई हैं, लेकिन ये था यूनिवर्सिटी का छोटा सा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट था। वो यूसुफ थे हमारे यहाँ, अरे उधर खिलाते थे उनको, बल्कि उसमें भी एक बार जब गड़बड़ हुई तो मैंने देखा मेरे स्टूडेंट्स को नहीं खिला रहे हैं, तो मैंने अपने डिपार्टमेंट के टूर्नामेंट्स किए, प्रीवियस वर्सेस फाइनल, फिर उनको सर्टिफिकेट्स दिए, बेस्ट 11, दिस दैट, बेस्ट बॉय ऑफ द गर्ल, बेस्ट ऑफ द ईयर, बेस्ट गर्ल ऑफ द ईयर। तो इस तरह से हमने वो एनकरेजमेंट के लिए फिर ट्रैकिंग भी बहुत की यूनिवर्सिटी में, यानी स्टूडेंट्स के साथ। मैंने ये मुगल रोड, वो शायद 80 था, मुझे याद है जब मोहम्मद रफ़ी का इंतकाल हुआ तो मैं पीर की गली में था। अच्छा, तो ये तो अब मुगल रोड वगैरह बनी ना, उस जमाने में तो पैदल जी जी, या उधर से पीर चोर गली से मैं आया, टंगमल के रास्ते से, साउजिया गगरिया से, और इधर से पीर की गली से गए थे। इधर ये कोलाहाई, तारसर मारसर, ये इंशन वैली, तो इतनी सारी गंगबल में आप शामिल रहे, ये हम एंजॉय करते थे स्टूडेंट्स के साथ रहना। सर, आपकी जो पब्लिकेशन से बेहद बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे अदब में, खासकर बरसगीर के पूरे अदब पे अगर हम नज़र दौड़ाएं तो आपका नाम सर फहरिस्त है। आपकी पब्लिकेशन के बारे में कुछ फरमाएंगे अगर आप? तो मैं देखिए, अब क्या कहूँ, लिखता तो पहले से था जी, थोड़ा थोड़ा। पहली किताब मेरी 1973 में छपी, 1973 में, और गालिबन उस जमाने में रिवाज नहीं था। वो किताब रिलीज हुई एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल में। एक हमारे हिस्ट्री के प्रोफेसर थे डॉक्टर यासीन, उसने प्रेजाइड किया था, और शकील रहमान ने, प्रोफेसर शकील रहमान ने वो किताब रिलीज की थी जी। और ये इत्तेफाक है कि मुझ पर पहला मजमून जो
लिखा गया वो शकील रहमान ही ने लिखा, अच्छा, जो हैदराबाद में छपा। फिर पता नहीं बाद में हालात क्या हुए, कौन बीच में आ गया, किसने उनसे क्या कहा, तो लेकिन उसके बावजूद फिर मैंने पीएचडी भी उनके साथ सबमिट की, क्योंकि मैं हसन साहब के साथ काम करता था। हसन साहब बाहर चले गए जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप पे, तो वो किताब जो है मेरी, हालांकि उस वक्त तक 4-5 किताबें मेरी छप चुकी थी। जब मेरा पीएचडी का मकाला वो 1980 में छपा था, 80-81 में पहली बार, उसके बाद दोबारा छपा, फिर एक बार और छपा, और अभी भी डिमांड है। वो कुछ ऐसा सब्जेक्ट था जिसने एक तो मुझे बड़े अदीबों से मिलाया जी, बड़े मुहक्किकीन और नाक़दीन से, इसलिए कि काफ़ी ज़माने के बाद किसी ने जुर्रत की थी कि मिर्ज़ा दबीर को हाथ लगाएं। अच्छा, क्योंकि शिबली ने एक किताब जो मवाज़ने अनीस दबीर के नाम से लिखी, ठीक है किताब लिखी, लेकिन उसमें किसी वजह से अब तक मेरी समझ में नहीं आया कि वजह क्या हो सकती है कि उन्होंने मिर्ज़ा दबीर को बचश्मे कम देखा। अच्छा, जबकि अनीस की 6 जिल्दें थी और दबीर की 20 जिल्दें थी। दबीर ने नसर भी लिखी थी, हाँ, दबीर ने ठुमरियाँ भी लिखी थी, गज़लें भी कही थी, कसीदे भी कहे थे, और मसनवियाँ तो हैं ही। तो वो कुछ मुझे लगा कि ये अजीब बात है, इसलिए मैंने उस सब्जेक्ट को चुना। मुझे याद है मैं खुदा बख्श खां लाइब्रेरी में कुछ मखतूतात देख रहा था, वहाँ मेरी मुलाकात काजी अब्दुल वदूद से हुई। काजी साहब से जब मेरी गुफ्तगू हुई, कहा क्या करोगे मियाँ, क्या मिलेगा दबीर पे, तो मैंने उनको कायल किया। काफ़ी बहस हुई। उसके बाद मैंने कहा कि एक बात आप ये भी जहन में रखिए, मैं नौकरी के लिए पीएचडी नहीं कर रहा हूँ, नौकरी मेरे पास ऑलरेडी है। तो उसके बाद वो इतना इम्प्रेस हुए कि मुझे घर ले गए, वहीं सब्जी बाग में रहते थे पटना में। तो नाश्ता कराया और एक मजमून अपना दिया जो मर्ग दबीर के नाम से उन्होंने लिखा था। फिर मैंने देखा कि कलकत्ते में भी मुर्शिदाबाद पैलेस लाइब्रेरी में, सिराजुद्दौला पैलेस लाइब्रेरी में कुछ चीज़ें थी, तो उस ज़माने में कस्टोडियन ने उसको सील किया था। किसी तरह से किसी के ज़रिए मेरी रसाई हुई और कुछ मटेरियल मैंने वहाँ नकल वकल किया उधर से। फिर वहाँ क्या नाम है, लखनऊ में खुद मसूद हसन रिजवी अदीब, उनके यहाँ मुझे याद है कि 21 दिन तक मैं कंटिन्यूसली सुबह जाता था, शाम को निकलता था उनकी बैठक से। और उस ज़माने में मसूद साहब को एक तकलीफ थी, वो खड़े होते थे, बैठ नहीं पाते थे। अच्छा, बैठते थे फिर खड़े नहीं हो पाते थे, इसलिए जब तक मैं बैठता था वो खड़े रह के मुझे किताबें ला के देते थे। और इसी तरह से दूसरी जगहों पे सालार जंग म्यूजियम में, वहाँ हैदराबाद में, और फिर लखनऊ में घर घर ऐसे मखतूते पड़े थे लोगों के पास कि उन्होंने मदद की। जाफर मंजिल में एक सैयद मोहम्मद रशीद रहते थे, असम्बली में काम करते थे, वो बुक कलेक्टर थे जी, उनके यहाँ से मटेरियल मिला। तो इस तरह से 4-5 साल में मैंने वो पीएचडी कर ली। कहा यह जाता है कि पहला संजीदा काम जो मिर्ज़ा दबीर पे हुआ वो आपका है। मैंने कहीं किसी की मुखालफत नहीं की, सिर्फ फैक्ट सामने लाए कि कब क्या हुआ है। यहाँ तक कि गालिब का जो बयान था उनके बारे में, मिर्ज़ा दबीर के बारे में, वो भी किसी सबब से, किसी वजह से किसी ने दूसरों के साथ मंसूब किया था, जबकि वो बयान गालिब ने उस वक्त दिया था। एक आगरा के थे वो अमजद अकबर आबादी, वो आए थे दिल्ली के सैर के लिए। जमाना मुख्तलिफ था, उस जमाने में ये सहूलतें थोड़ी थी कि 4 घंटे में 3 घंटे में आगरे से दिल्ली पहुंच जाएगा। दिल्ली के सैर के लिए आए थे, वो गालिब के यहाँ उस वक्त मौजूद थे। और सफीर बेलग्रामी गालिब के गजल में गालिब से इसराह लेते थे जी, मरसे में दबीर से, वो भी थे। तो गालिब ने एक मरसिया कहा, फिर उसके बाद कहा कि कुछ ऐसा ही मरसिया काहे को है, वासोख मालूम होता है, इसमें दबीर मुझ पर फौक ले गया। उसके बाद सर्व रियाज उस सफरनामे का नाम है, तारीखी नाम, जो अमजद अकबर आबादी ने छापा। ये सफरनामा उस वक्त छपा जब गालिब भी हयात थे, मिर्ज़ा दबीर भी हयात थे और मीर अनीस भी हयात थे जी। उसमें इन्होंने इस वाक़े को नकल किया, किसी ने किसी वजह से किसी और के साथ मंसूब किया, इस तरह की बहुत सी बातें थीं।
जलवा खिज़र में सफीर बेलग्रामी ने भी इसको कोट किया जी, लेकिन वो थोड़ा बाद में छपी। और इस तरह से कई ऐसे बयानात जिन पे शक था उनकी छानबीन हुई। और फिर इसी तरह से यानी मुख्तलिफ मौक़ों पे, अब जैसे मिर्ज़ा दबीर पटना जाते थे इमाम बांदी बेगम साहिबा के इमामबाड़े में अशरा पढ़ने के लिए, वो उसको गुलजार बाग कहते हैं। गुलजार बाग पटना से बिल्कुल पास है, वहाँ उसका उनका इमामबाड़ा में उसमें रहा हूँ, मैं गया हूँ, वहाँ काम किया मैंने। तो वो इमाम बांदी बेगम साहिबा का था और वहाँ उसने वो पढ़ते थे और वहीं यानी हजारों रुपए मिलते थे उस जमाने में। और कश्मीरी शाल अलग पश्मीने की, फिर ज़ाजरा उन सब का जितने लोग साथ होते थे, फिर क़याम और खाना वाना। लेकिन ऐसा होता था कि मिर्ज़ा दबीर वापसी पर घर पहुंचते पहुंचते वो पैसा वैसा बांट चुके होते थे ज़रूरतमंदों में। सर यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोफेसर आज़ुर्दा से दोबारा गुफ्तगू करेंगे। आपका एक बार फिर स्वागत प्रोग्राम महकती सुबह में। मैं हूँ आपका होस्ट वहीद जिलानी और आज हमारी ख़ास शख्सियत हैं प्रोफेसर जमा आज़ुर्दा साहब। बहुत बड़ा नाम हमारे अदब में, जम्मू कश्मीर के अदब में ख़ासकर। तो सर, आप अपनी तख्लीक़ात के बारे में बयान फरमा रहे थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने तर्जमे भी बड़े किए हैं, लेकिन तर्जमे की जो अहमियत है, आप इससे मुतमईन हैं कि जो तर्जमे पे काम होता है, जितना ट्रांसलेशन हमारे अदब के नज़र से होता है, बाहर के जो अदब है उसका ट्रांसलेशन होता है, या जो हमारा जो कलाम है, तसनीफ़ात हैं लोगों की लिखी हुई, उसका जो ट्रांसलेशन बाकी मुल्कों या बाकी शहरों में जाता है, आप मुतमईन हैं इस काम से जितना काम ट्रांसलेशन पे हो रहा है? देखिए वहीद जिलानी साहब, पहली बात तो मैं एक बात मुकम्मल कर लूँ। इससे पहले जो हो रही थी, मेरा तख्लीकी काम जो है मोस्टली मैंने इंशाइये लिखे हैं। हाँ। अच्छा, कश्मीरी में भी कभी इसको कलम पारा कहा गया, कभी कुछ फिर मैंने इसका नाम रजिस्टर करने के लिए अपने कलेक्शन का नाम ही इसे रखा जी, क्योंकि अगर हमने नावल अंग्रेजी से लिया, नावल नाम रखा तो इसमें क्या कबाहत है। जब हमने हाइको ऐसे ही रखा तो इसमें क्या कबाहत है जी। उस पर मैंने एक तो इसे नाम रखा अपने दूसरे कश्मीरी इसे कलेक्शन का। फिर वो किताब ऐसी मकबूल हो गई, 84 में उसे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला जी। मैं छोटा था, नहीं आपको ताज्जुब होगा कि उस जमाने में लोग क्या थे। आरिफ साहब को अभी नहीं मिला था, फिराक साहब को नहीं मिला था, टेंग साहब को नहीं मिला था, गावर साहब को नहीं मिला था, नाजिम साहब को नहीं मिला था, ये बड़े लोग थे। उस फाजिल साहब को नहीं मिला था। उसके बावजूद इन सब ने मुझे मुबारकबादी के खत लिखे और कितना खुश हुए कि इसको मिला। बल्कि जब मेरा पहला कलेक्शन छपा था, हम लोग प्रताप पार्क के साथ साथ वो चल रहे थे, मैं फिराक साहब के साथ था क्योंकि मैं मुशायरे करता था फील्ड पब्लिसिटी के, वहाँ मेरी दोस्तियाँ थी। तो ये सब राही साहब हुए, हामदी साहब हुए, दूसरे हुए, इनको मैं बुलाता था। 20-25 रुपए मिलते थे लेकिन ये सब आते थे। बहरहाल फिराक साहब ने कहा कि ये आपने क्या किया, ये किताब इतनी खराब छपी है, मतलब लिथू से छपती थी किताबें उस वक्त तक, अगर ये अच्छी छपी होती इस पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता। पता नहीं कौन सा क्या मौका था जिसे हम साहित्य हसन कहते हैं। दूसरा कलेक्शन जो मेरे इससे उसका छपा, मैंने उसको ऑफसेट से छपवाया। अच्छा। और पहली किताब थी कश्मीरी की जो ऑफसेट में छपी। इवन कल्चरल एकेडमी की कोई किताब उस वक्त तक ऑफसेट से नहीं छपी थी। आपको ताज्जुब होगा, पहले मुझे भी अजीब लगा कि ये शायद पता नहीं किसी गलती की वजह से मुझे मिला। अभी कोंकणी ट्रांसलेटर मुझसे कुछ पूछ रही थी। अच्छा, इसी तरह से आसामीज वगैरह, अंग्रेजी में तो खैर 2 बार ट्रांसलेट हुई, कन्नड़ में हुई, साउथ नॉर्थ सब। अब मुझे लगता है कि नहीं, ये अवार्ड जेन्युइन था। फिर जब दूसरे लोग बात करते हैं, कहते हैं कि अब भी ऐसे उस मंजिल तक नहीं पहुंचा जहां पर आपने छोड़ा तो नहीं था। उसके बाद भी मेरे कलेक्शन छपे, उर्दू में 5-7 मेरे ऐसे कलेक्शन छपे। बल्कि अल्लाह मगफरत करे, वो मनाजिर आशिक हरगानवी, उसको मैं कहता था कि हर गांव के मनाजिर का आशिक। और कितनी किताबें लिखी, मैं 100 से ऊपर होंगी, और रिसाला वो कोसार निकालते थे और क्या क्या। वो आखिर में कहते, एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि उसके कुछ दिन बाद ही उसका इंतकाल हुआ,
कि मैं एक मजमून लिख रहा हूं कि आज़रदा बच्चों के पहले इंशाइया निगार उर्दू में। अच्छा। क्योंकि वो गुलदस्ता एक मैंने 4 पार्ट्स में 1979 में वो इट वाज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर फॉर चिल्ड्रन। ओके। तो उस पर मैंने वो लिखी थी, उसको मैंने कई एकेडमीज से अवार्ड भी मिला उस पर। और एक और मैंने काम किया था ऐसे कलेक्शन, एक मेरा 75 में छपा। 75 वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एज इंटरनेशनल ईयर फॉर वीमेन। अच्छा। तो उस वो खतूत के फॉर्म में है वो इंशाइया कि एक खातून क्या कहती है अपने बारे में, अपने घर के बारे में, अपने माशरे के बारे में, शादी की रस्मों के बारे में, ये सब। तो उसमें इकट्ठा किया था और लोग उसको भी बहुत लाइक किया गया, कई बार छपा वो भी। और बाद में ये मैंने ट्रांसलेशन किए, शायद 84 में मैंने शुरू किया ट्रांसलेशन का काम। पहले तो मैंने कमरीज का एक मोनोग्राफ रतनादर सरशार पे था, उसको ट्रांसलेट किया। फिर एक मनोज दास का एक था, वो अरबिंदो पे, श्री अरबिंदो पे, उसको मैंने किया। फिर इस तरह की कई चीजें। लेकिन पहली बार साहित्य अकेडमी ने बाज़ाब्ता तौर पे एक नेशनल ट्रांसलेशन वर्कशॉप की। अच्छा। ये दिल्ली में हुई ये वर्कशॉप, और ये 4 वीक्स प्लस की वर्कशॉप थी, 1 महीने से ज्यादा। हाँ, इसमें 22 लैंग्वेजेस ने पार्टिसिपेट किया जी। कश्मीरी से मैं उस वक्त पता नहीं वो किसी तरह से मैं तो एज पार्टिसिपेंट गया था, लेकिन समहाउ वो मैं इतना प्रोमिनेंट हुआ कि मेरी बात चलती थी। शाद साहब को यहाँ से लिया, GM आज़ाद एक थे, अल्लाह मग़फ़िरत करें, और ये वो रतन लाल तलाशी, उनको ले आया मैं उसमें। उर्दू में फज़ैल जाफरी और ये बलराज कोमल तो थे ही, देन शिव के कुमार ऑल्सो वाज विद अस। तो ये नहीं, और फिर साउथ के लोग, नॉर्थ के लोग। अच्छा, ऐसा यानी पढ़े लिखे लोगों का इतने दिन तक एक मजमा रहना, तो नहीं हर रोज नई बातें और क्या क्या, यहां से शुरुआत हुई थी। इट वाज सो प्रेस्टिजियस वर्कशॉप। नरसिम्हा राव उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। और हमारे दोस्त थे RN श्रीवास्तवा, वो डायरेक्टर थे इस वर्कशॉप के। उनका जैसा ट्रेनर मैंने नहीं देखा है। अच्छा। लिंग्विस्टिक्स से थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे उस जमाने में, फिर यहाँ भी आए, क्योंकि इसके फौरन बाद 1 साल बाद मैंने यहाँ 10 लैंग्वेज की वर्कशॉप की, 4 हफ्ते की। अच्छा। उसमें कोई 50 लोग आए, और RN श्रीवास्तव वाज देयर। मुझसे जब कहा, मैंने कहा नहीं डायरेक्टर आप रहिए, मैं एसोसिएट डायरेक्टर रहूंगा। तो बहुत अच्छी तरह से बाहर से भी लोग आए। इस तरह से ट्रेनिंग के तौर पे यानी बहुत लोगों को ट्रेन किया गया इसमें। मगर एक बात है कि तर्जमे के लिए किसी को ट्रेन करना आसान नहीं है। देखिए, मैंने खुद एक इनॉग्रेट करते हुए शायद मैसूर में ये 2006 या 7 में मैंने कहा था कि ये ओरिजिनल राइटर जो है वो एक फीचर फिल्म मेकर है। अगर उसको लोकेशन नहीं मिलती वो उसको सब्स्टिट्यूट करता है, अगर उसको कैरेक्टर नहीं मिलता उसको सब्स्टिट्यूट करता है, अगर उसका कैरेक्टर डायलॉग अदा नहीं कर सकता चेंज कर सकता है। या तो कैरेक्टर को चेंज करेगा या डायलॉग को चेंज करेगा। अगर उसकी लेंथ बढ़ जाएगी तो वो सीन कट करेगा, एडिट कर सकता है। अगर कम पड़े तो एडिशनल सीन्स डाल सकता है। वो इतना आजाद है जितना क्रिएटर, मतलब जैसे अल्लाह मियां ऐसे बनाया वो किसी और तरह से भी बना सकता था हमको। लेकिन ये ट्रांसलेटर जो है ये डॉक्यूमेंट्री मेकर है। इसका नहीं कहना चाहिए कि इसका एक ही खुदा है, इसको नाराज नहीं कर सकता। अगर इसको जैसे फॉर एग्जांपल उसको स्नेक का एक पर्टिकुलर पोज लेना है, मे बी उसको 10 साल वेट करना पड़ेगा। या तो चोरी करेगा, स्टॉक से ले लेगा, वरना वो वेट करेगा, और क्या चारा क्या है। तो ये ज्यादा मुश्किल काम है ओरिजिनल राइटर से। अलबत्ता एक बात है, ओरिजिनल राइटर की चीज जो है उसमें एक लैंग्वेज आती है, उसमें एक कल्चर आता है। क्योंकि कोई राइटिंग जो है उसे आप उसके कल्चर से अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उसी से उभर के आता है। अब ये दूसरा जो है ट्रांसलेटर,
अगर ये ओरिजिनल से करता है, ही हैज टू वियर 2 कल्चर्स, वो कल्चर भी और टारगेट लैंग्वेज का कल्चर जिसमें ट्रांसलेट करना है। और अगर वो किसी और, जैसे मैंने कन्नड़ ट्रांसलेट किया है इंग्लिश के जरिए, मैंने मलयालम को ट्रांसलेट किया थ्रू इंग्लिश, इसका ये मतलब है जो लैंग्वेज और बीच में आई उसको हम टेक्निकली फिल्टर लैंग्वेज कहते हैं जी। तो उसमें वो 3 कल्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। हाँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि यानी बहुत मुश्किल होता है कि वो आप असली चीज जो है उसको पकड़ सकें। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि जैसे अगर आप कहानी लिख रहे हैं या इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, शादी का सीन है, आप ट्रांसलेट कर रहे हैं उस ग्रुप के लिए, टारगेट ग्रुप के लिए जी, जिनको ये पढ़ना है। अच्छा, उनको उसमें आइडेंटिफाई करना है अपने आप को। अगर आप अवध की शादी को लेंगे तो उसमें जाहिर है कि बारात होगी, बारात में एक दूल्हा होगा, दूल्हा घोड़े पर होगा। अब तो घोड़ी इस्तेमाल होती है, पहले घोड़ा होता था। और दूल्हा के सर पे पगड़ी होगी, उसके चेहरे पे सेहरा होगा। और यही आप अपने यहाँ कश्मीर में यही शादी का सीन आप लेना चाहेंगे, ये सब चीजें होंगी, लेकिन दूल्हा के चेहरे पे सेहरा नहीं होगा। और फिर जब आप यही सीन लेह में क्रिएट करना चाहें, लद्दाखियों के लिए, बल्तियों के लिए, उसमें भी ये सब कुछ होगा, लेकिन दूल्हा नहीं होगा। हाँ। इसलिए कि वहां दूल्हा बारात के साथ नहीं जाता। तो गरज ये इस तरह से कि कल्चर का फर्क जो है जी। अब आप देखिए, मरसे के हवाले से मैंने अवध कल्चर पे बहुत कोशिश की है काम करने की, कि कुछ रस्में ऐसी होती हैं। मैं अक्सर इनसे कहता था, अभी जो कोविड की वजह से ऑनलाइन होने लगा, तो हमारे यहाँ शादियों में एक रस्म होती थी आरसी मुसफ की जी, कि दूल्हा बराह रास्त दुल्हन को नहीं देखता, आईने में देखता है उसको। वो भी दूल्हा को बराह रास्त ही आईने से देखती है। इसी तरह से कितनी ऐसी रस्में हैं, जैसे दुल्हन पे आंचल डालना, या इसी तरह से वो छप्पर खट वगैरह का, नहीं अपनी अपनी रस्में हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ शादी है तो उसमें वाजवान का तस्वुर होगा, जबकि बाहर ये चीज बड़ी अजीब लगेगी जी। या किसी की मौत हुई, अब ये मरसे का ही एक मिसरा है अनीस का गालिबन, वो बीबी न पकड़ो हाथ की मेरांड हो गई। वह रस्म ये थी कि अगर कोई बेवा हो जाती थी, किसी कुंवारी लड़की को उसका हाथ नहीं पकड़ने देते थे जी। या इसी तरह से वो कितनी रस्में, बहरहाल सालगिरह की रस्में, दूसरी रस्में, ये जब आ जाती हैं तो इससे असल में आप उस समाज को, वो जबान जिस कल्चर से आई है, जिसमें उभरी है, वो चीजें सामने आती हैं। सही है। अगर आप यूपी के किसी राइटर को देखेंगे, उसमें यहाँ के पहाड़ नहीं आ सकते, यहाँ के ये फूल नहीं आ सकते। अगर वो जिक्र करता है तो वो नकल है, क्योंकि वो असल की सूरत अलग होती है, नकल की सूरत अलग होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रांसलेटर के लिए मुश्किलात बहुत हैं, मगर ये मुल्क ऐसा है, ये दुनिया ऐसी है कि बगैर ट्रांसलेशन के आप गुजारा नहीं कर सकते। अब देखिए, अगर इल्मी जैसे आप न्यूज आप नहीं पढ़ते, लेकिन मैंने पढ़ी है, रोज ट्रांसलेशन होता है वहां, लेकिन वो इतलाती नसर होती है। अदबी नसर की बात अलग है, शायरी की बात अलग है। इतला देना या साइंस में, उसमें भी डिफिकल्टीज होती हैं कभी कभी इसकी टर्मिनोलॉजी की, मगर उसमें हमने ये कुलिया कायम किया है कि भाई टर्मिनोलॉजी जो है उसको आप, अगर आपके यहाँ कोई ऐसी टर्म नहीं मिलती तो आप ऐसा कीजिए कि आप उसी टर्म को अपने यहाँ ले आइए। कहीं ऐसा होता है जैसे रेडियो को आपने वैसे ही लिया, टेलीविजन के लिए आपने जो दूरदर्शन ले लिया है, दूरदर्शन बहुत अच्छी इस्तेलाह मालूम होती है, बड़ी अच्छी टर्म मालूम होती है। जब हैदराबाद वालों ने कोशिश की थी उस्मानिया में, दाल तर्जुमा बनाया था, और उर्दू में आपको ताज्जुब होगा कि थर्मामीटर का ट्रांसलेशन उन्होंने किया था मिक़यासुल हरारा। आप मुझे बताइए मिक़यासुल हरारा कौन इस्तेमाल करेगा? तो गरज उसमें थोड़ी डिफिकल्टी है टर्मिनोलॉजी की, बट इवन देन आप टर्मिनोलॉजी उधार ले सकते हैं, या कुछ चीजों को आप, जैसे मैंने दूरदर्शन की बात की या रेडियो की बात की, इस तरह से आप कुछ चीजों को उसी तरह से ले सकते हैं, या कहीं अमेंडमेंट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। मगर ये अदबी मामला जो है, अदब में ये बहुत मुश्किल काम है कि वो फ्लेवर कायम रखना,
जमा साहब, आप साहित्य एकेडमी के कन्वीनर भी रहे हैं, बहुत बार रहे हैं आप, बहुत काम भी किया है, आपके दौर में बड़ा काम हुआ जम्मू कश्मीर के हवाले, तो उस बारे में बताइए कि आपके दौर में जो बेशतर काम हुए। ये एक बात है कि मैंने ये महसूस किया जी। जब मैं नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स में पहली बार एज कन्वीनर आया कश्मीर जी। में, तो मैंने महसूस किया कि एकेडमी को लोगों तक पहुंचना चाहिए। सही, उससे पहले इतना नहीं पहुंची थी, पता ही नहीं था लोगों को साहित्य एकेडमी क्या है। अब अगर गिला होता है कि मुझे अवार्ड नहीं मिला, तो उसको अब पता चला कि ये अवार्ड है, पहले पता भी नहीं होता, पता भी नहीं था। तो हमने कोशिश की देहातों में काम करें, प्रोग्राम्स करें। ये भी कोशिश की कि हम नौजवानों को प्लेटफॉर्म दें, उनको बुलाएं, सब्सिडी दें पहली किताब के लिए। तो इस तरह से मेरे होते हुए बड़े प्रोग्राम भी हुए, कुछ और लैंग्वेज के बारे में भी प्रोग्राम हुए। मैं वो रीजनल बोर्ड का भी वो रहा कन्वीनर। तो लेकिन एक बात है कि एकेडमी को सिर्फ एक लैंग्वेज को नहीं देखना है जी, उसको 22 लैंग्वेज को और उसके बाद और जितनी ज़बानें हिंदुस्तान में हैं। और हम क्या सोचते हैं कि सब कुछ यहीं क्यों नहीं आया, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। अच्छा, फिर आदमी में वैसे ये फितरत है, सब्र कम होता है। फिर हमारे साथ ये भी है कि मैं भी समझता हूं कि यहाँ जो पैदा होता है बड़ा ही आदमी पैदा होता है, वरना दूसरी लैंग्वेज में लोग पहले घुटनी उछलते हैं, उसके बाद खड़े होते हैं, फिर दौड़ने लगते हैं और फिर एक मंजिल पे वो ठहराव आता है, मैच्योरिटी आती है। यहाँ ऐसा नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने यहाँ 20-25 साल के लोगों को भी देखा कि गिला करते हैं जिनकी एक ही किताब टोटल है, एक ही कोशिश है, हमें अवार्ड नहीं मिला, अवार्ड क्यों नहीं मिला, हमारी पजराई क्यों नहीं हुई। मगर ऐसे भी हैं यहाँ लड़के लड़कियां जिनको पहली किताब पे जिनकी पजराई हुई। तो वो असल में क्या है, अगर आप कोई बड़ा काम करेंगे वो एकदम अटेंशन वो उसकी तरफ जाता है। बिल्कुल सही। और हमने तो कोशिश की कि एकेडमी जो है उसको हम दिल्ली से उठा करके यहाँ लाएं। हमने सेंटोर में प्रोग्राम्स किए, हमने कॉलेजेस में प्रोग्राम्स किए, हमने यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम्स किए। और एक बात ये भी है कि हमने एकेडमी के अरबाब इख्तियार को भी यहाँ लाने की कोशिश की ताकि ये देखें कि यहाँ कितना काम हो रहा है। बकिया ये एक दिन में तो खैर सब कुछ नहीं होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। देखिए, जब मुझे अवार्ड मिला था तब एक ही अवार्ड होता था, मेन अवार्ड। उसके बाद फिर वो ये हो गया कि ट्रांसलेशन अवार्ड बाद में हुआ, वो बच्चों के लिए। हाँ, अच्छा, बच्चों के अदब पे चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड, खवातीन के लिए नहीं, खवातीन के लिए नहीं। अच्छा, फिर वो ये है एक अवार्ड उसके लिए है, युवा अवार्ड, 35 ईयर्स की एज तक किसी की किताब अगर है तो उस तरह से। और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन अवार्ड भी आया। ट्रांसलेशन अवार्ड पहले ये सब नहीं थे। फिर भी तसल्ली की बहुत सी बातें हैं जो अब होती हैं। और फिर पहले आदमी इतना घूमता फिरता भी नहीं था। तो लेकिन मुझे यकीन है, देखिए, साहित्य अकेडमी ने जितना कश्मीरी लिटरेचर के लिए काम किया बहुत है, तो किसी और एकेडमी ने इतना काम नहीं किया। मैं एनबीटी में था, मैं एनबीटी में उर्दू का मेंबर था जी। प्रोफेसर गोपीचंद नारायण, प्रोफेसर कमर रईस और मैं, और एक पब्लिशर था शाहिद अली खान मकतब जामिया का, अल्लाह मगफिरत करे उनको भी। हम 4 लोग थे उस कमेटी में। तो मैं कहता था, अरविंद थे डायरेक्टर, अरविंद से कहता था कि भाई कश्मीरी का भी सोचिए, कश्मीरी को इसमें शामिल कीजिए। तो नारायण साहब कहते थे, अब्दुल्ला तुम उर्दू के पैनल पे हो और कश्मीरी की बात करते हो। और मैं हमेशा ये कहता था, देखिए नारायण साहब, उर्दू की बात कोई भी करेगा, लेकिन कश्मीरी की बात आजुर्दा ही को करना है। चुनाचे उसके बाद मैंने कश्मीरी इंट्रोड्यूस कराई उसमें, बावजूद इसके कि एक साहब ने बीच में एक बार ये कहा कि कश्मीरी भी कोई ज़बान है, ज़बान तो डोगरी है। फिर मुझे 4 साल और लगे इसको दूर करने में, और अल्टीमेटली अब डोगरी भी शायद उन्होंने दी है या अभी नहीं, लेकिन कश्मीरी में हमने काम शुरू किया। उससे क्या होता, इल्मी नस्ल जो है वो पैदा होती है जी। मगर लोग कॉपरेट नहीं कर पाते, काम नहीं कर पाते। जैसे हमने एक साहब को ब्रेन पे किताब दे दी, नहीं कर पाया।
एक साहब को हमने कंप्यूटर एजुकेशन पे किताब दे दी, एक साहब को हमने एजिंग पे किताब दे दी। इसी तरह से कितनी किताबें। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, कश्मीरी में क्रिकेट पे एक ही किताब है, हाँ। जो मैंने महमूद यूसुफ शाहीन से कराई है जी। एजुकेशन पे एक ही किताब कश्मीरी में है, जो मैंने मधोज से कराई है। तारीख की बाहर से ली गई तारीख अलबिरूनी सिंध मैंने रतनलाल शाह से कराई है। इसी तरह से कुछ चीजें माउंटेनियरिंग पे जी। गालिब ये मुझे याद नहीं बचंद्री पाल पे किसने किया था। और इस तरह से कुछ किताबें बाकी फिर अभी वो थोड़ा स्लो हो गया, उसके बाद में उससे निकल गया, कोई और आया, तो उसके बाद उन्होंने मुझे लिया तो उर्दू पैनल में लिया, कश्मीरी पैनल में नहीं लिया। तो वरना काम होता है। मैं आपको बताता हूँ एक और बात जिसे खुद मैं अब नजरअंदाज नहीं करता। 40 साल से दर्स की किताबों को किसी ने हाथ नहीं लगाया था। अच्छा। टेक्स्ट बुक्स जो थी हमारी 1st से 10th तक, जहाँ बुनियाद पड़ती है। तो जनाब अली, मैंने जब देखा बरगद का दरख्त तो नजर आता है इस सिलेबस में, चिनार नहीं है। इसमें दूसरे सूफी संत तो हैं, शेखुल आलम नहीं है जी। इसमें बकिया खवातीन तो हैं, मीराबाई वो ये ललदत नहीं है, अक्का महादेवी, लेकिन ललदत नहीं है। जब मैंने देखा कि इसमें मुख्तलिफ मकामात हैं, हमारा लेह नहीं है, बटोत नहीं है। मैंने देखा कि सोशल लीडर्स की दूसरे लोग तो हैं, हमारा बाबा जुत्तू नहीं है। हाँ। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि हमारे अपने उर्दू के कहानीकार, उर्दू के शायर उसमें नहीं थे। उसका उनका जिक्र तरह अंसारी को मैंने पहली बार सिलेबस में लाया, गुलाम सुन नाज़की को, शुरीदा कश्मीरी को, अर्श सहबाई को, आबिद मुनावरी को, इस तरह से मैंने सिलेबस में उनको इंट्रोड्यूस किया। प्रेमनाथ परदेसी उस वक्त तक हमारे सिलेबस में नहीं थे, उनकी कहानी मैं ले आया। पुष्करनाथ की कहानी मैं ले आया। इसी तरह से दूसरों की। पर कहना यह है कि हमने सोचा कि नेचुरल एजुकेशन जो है वो है नोन टू अननोन जाना। अच्छा। ये चूंकि यहाँ के लोग हैं, मुमकिन है इसका दादा भी कुछ कहेगा इनके बारे में, इसका चचा भी कहेगा, इसका भाई भी कहेगा, इसका बाप भी कहेगा, वालिदा भी कहेगी, लेकिन कोयम्पो के बारे में नहीं कहेगी ना उसकी वालिदा। हाँ। इसी तरह से सुब्रमण्यम भारती के लिए तो नहीं कहेगी ना, ये तो महजूर के लिए ही कहेगी, वो तो रसूल मीर के लिए ही कहेगी। तो इस तरह से हमने उन लोगों को उस वक्त सिलेबस में शामिल किया और अभी तक वो किताबें चल रही हैं। तो बाकी पता नहीं आगे क्या होगा। 30 साल से 30-35 साल से वो किताबें चल रही हैं। और उसमें मुझे याद है जे.आर. राठौर थे चेयरमैन बोर्ड, ने मुझसे कहा हजरत व्हाई डोंट यू फिक्स रॉयल्टी, 1% कर लीजिए। मैंने कहा देखिए, अगर हमने रॉयल्टी की बात की तो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, एनसी वाले कहेंगे हमारा हिस्सा कहाँ है, कांग्रेस वाले कहेंगे हमारे लोग कहाँ हैं। बेटर यह है कि वी डू इट फॉर पोस्टेरिटी। तो वरना आप तसव्वुर नहीं कर सकते, अगर 1% भी रॉयल्टी होती, कम से कम 50-60 लाख तो मुझे अब तक मिले ही होते। अच्छा। जिस तादाद में वो अब तक छपती रही है किताबें। मगर मुझे खुशी है कि हमने पोस्टेरिटी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो काम उस वक्त किया। सर, यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोफेसर आज़ुर्दा से दोबारा गुफ्तगू करेंगे। का एक बार फिर स्वागत प्रोग्राम महकती सुबह में। मैं हूँ आपका होस्ट वहीद जिलानी और आज हमारी ख़ास शख्सियत हैं प्रोफेसर जमा आज़ुर्दा साहब। सर, इतना बड़ा लंबा कैरियर है आपका, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जाहिर है कि इसमें आपको बहुत सारे इनामात से नवाजा गया तो है, लेकिन चंद एक की अगर आप जिक्र करना चाहेंगे कि कौन से बड़े अवार्ड हैं इसे? देखिए, सबसे बड़ा अवार्ड तो यही है कि वही जिलानी मुझसे बात कर रहा है और मुझसे पूछ रहा है मेरे बारे में। और मैं जब 2 अवार्ड तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि जो मुझे नहीं वाकई मेरा सर ऊंचा होता है कि शरफ कमराज जी और खलत हाजनी। शरफ कमराज जब मुझे मिला, मैं सेलम यरकट में था, मैंने वहाँ से वो फैक्स करके किसी तरह से वो भेजा अपना मैसेज, लेकिन खलत हाजनी के दिन मैं यहाँ था, खुद मैंने रिसीव किया। अच्छा, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे 1984 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। और उर्दू पे जो नेशनल लेवल के अवार्ड्स हैं, अव्वल तो एकेडमीज के, जैसे आंध्र प्रदेश अकेडमी, वेस्ट बंगाल उर्दू अकेडमी, ये क्या नाम है इसका, यूपी उर्दू अकेडमी, इनसे
कई किताबों में मुझे अलग अलग इनामात मिले हैं जी। लेकिन अवार्ड जिसे कहना चाहिए, जैसे फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल गालिब अवार्ड फॉर उर्दू रिसर्च एंड क्रिटिसिज्म जो है, हाँ। नेशनल लेवल पे ये होता है और इसके लिए अप्लाई नहीं करता कोई, मुख्तलिफ जगहों से नाम आते हैं और फिर वो कमेटी फैसला करती है। वो मुझे 2011 में मिला था। और उसके बाद यूपी उर्दू अकेडमी का एक अवार्ड है, मौलाना आज़ाद अवार्ड, वो भी नेशनल लेवल का है जी। तो वो मुझे मिला था 2017 में। और हालांकि रकम की कोई मैंने अहमियत नहीं, लेकिन फिर भी उसमें 5 लाख रुपए थे जी। उस वक्त। ज्ञानपीठ का भी 5 लाख होता था, इसका भी तो ये उसका 5 लाख। और उसके अलावा इन्हें बहुत सारे कई मौकों पर यहाँ कल्चरल एकेडमी के और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स ने मुझे ऑनर किया है। जी जी जी। मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स ने। सर, नए लोगों को सामने लाने के लिए हमारे जो मोतबर अदीब हैं, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी नज़र से उनका क्या रोल रहना चाहिए, उनको कैसे आगे लाना चाहिए? देखिए, इसमें एक बात यह है कि मैंने आपसे कहा कि ये महज ट्रेनिंग से, महज पुश करने से ये बातें नहीं होती। एक तो ये कि उनके अंदर वो मादा हो जी, और फिर उस मादे का वो मैनिफेस्टेशन जो होगा जी, वक्त वक्त पे जो जरूरत होगी, उसमें सबसे बड़ी चीज है हौसला अफजाई। हौसला अफजाई होना चाहिए। इस तरह से लोग सामने आते रहे। हमारी भी हौसला अफजाई हुई है। मिर्जा आरिफ हमें कहाँ कहाँ लेके नहीं गए। जी, जी, एनकरेजमेंट तो होती है। देखिए, फिर अब यूनिवर्सिटी में जहां तक मेरा ख्याल है, जैसे डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर था जी, हमारे यहाँ कश्मीरी डिपार्टमेंट में बज़्म अदब होती थी, उर्दू डिपार्टमेंट में बज़्म अदब होती थी। यानी आप ये मजीद मुज़मर, ये सोहनलाल कोल, जी, जी, ये वगैरह, ये उसी से तो उभरे हैं। जी, जी, ये वहां पढ़ते थे और टीचर्स एनकरेज करते थे। मेरी तो खैर आदत ही मुख्तलिफ थी। मैं उस जमाने में स्टूडेंट से प्रिजाइड कराता था। तो आज़ुद्दा साहब, आप इस प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ गुफ्तगू करते हुए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारी हमें भी हासिल हुई और उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को भी ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। कहते हैं ना, हमने वो चीजें देखी हैं। देखिए, हमने जब शुरू किया टेलीविजन तो था ही नहीं, बिल्कुल सही। टेलीविजन आया मेरे ख्याल में 73-74 था। हमने एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम्स किए जी, लाइव होता था सब लाइव। हम प्रोग्राम करते करते वीटीआर बिगड़ जाता था, ये क्या होता था। इतनी सहूलियात भी नहीं थी, इतनी सहूलियात नहीं थी, तो लाइव होते थे प्रोग्राम्स जी। तो फिर अब उसके बाद मैंने इतने सीरियल्स लिखे, मैंने इतने प्रोग्राम्स किए। फिर यहाँ जिन्होंने फिल्में बनाई, जिन्होंने सीरियल्स लिखे, उनके साथ अब देखिए उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। यू जस्ट कैन नॉट माइनस देम। नहीं, अब तारिक जावेद को लीजिए, अमीन भट्ट को लीजिए, इसको अपने ज़मीर अशाई को लीजिए, बहुत सारे लोग, यानी मैं नाम क्या दूंगा, कितने नाम दूंगा, तो इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, अपनी मसरूफियात के बावजूद आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया आपका भी। तो नाज़रीन, ये थे प्रोफेसर आज़ुर्दा, हमारे साथ बात कर रहे थे। कल सुबह एक और शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में पेश होंगे। तब तक अपने होस्ट और दोस्त वहीद जिलानी को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।